सोचिए जरा, अगर हम समय के पहिए को पीछे घुमा दें हजारों साल पहले, जब इंसान तो सब थे लेकिन इंसानियत बराबर नहीं थी। उस दौर की कल्पना कीजिए जब समाज चार हिस्सों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऊपर से तीनों वर्गों को सम्मान, शिक्षा और अधिकार मिले थे, लेकिन नीचे के शूद्रों को केवल तिरस्कार और अपमान। गांव का कुआं सबका था, लेकिन पानी सबको नहीं मिलता था। मंदिर सबके ईश्वर के लिए बने थे, लेकिन भगवान के दरवाजे तक कुछ लोग पहुंच नहीं सकते थे। खेतों में मेहनत सबकी थी, लेकिन फल और अनाज का हकदार केवल ऊंची जाति वाला था। सोच कर देखिए कैसा समाज रहा होगा, जहां एक ही इंसान को दूसरे इंसान से छू लेने से अपवित्र मान लिया जाता था। एक बच्चा जो पढ़ना चाहता था, उसकी उंगलियां तक कांप जाती थी, क्योंकि अगर उसने पन्ने छुए तो कहा जाएगा ज्ञान अपवित्र हो गया। सोचिए उस मासूम की आंखों में कितने सपने टूटे होंगे। यही थी वो अंधेरा समाज जहाँ शिक्षा का अधिकार केवल कुछ खास वर्गों तक सीमित था। लेकिन इतिहास सिखाता है, जहाँ अन्याय होता है वहीं बदलाव की चिंगारी भी उठती है। धीरे धीरे संतों और सुधारकों ने आवाज उठाई। कबीर ने कहा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। गुरु नानक ने कहा, सबका मालिक एक है। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुल्ले, सावित्री फुल्ले, सबने इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश की। सावित्रीबाई फुले की कहानी याद कीजिए, एक औरत जिसने समाज के ताने सुने, पत्थर खाए, लेकिन लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। वह चाहती थी हर बच्ची पढ़े लिखे, लेकिन क्या समाज ने आसानी से अनुमति दी? नहीं। उन्हें गालियां दी गईं, कीचड़ फेंका गया, लेकिन वह रुकी नहीं। यह संघर्ष दिखाता है कि समानता की लड़ाई कितनी कठिन थी। इसी दौरान छत्रपति साहूजी महाराज ने कोल्हापुर में पहला कदम उठाया। उन्होंने कहा, अगर समाज का निचला तबका शिक्षा और नौकरी से दूर रहेगा तो बराबरी कभी नहीं आएगी। और 1902 में उन्होंने आरक्षण लागू किया। यह कदम उस दौरान की किसी तूफान से कम नहीं था। एक राजा यह कह रहा था कि हर किसी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। लेकिन भाई सोचिए, यह सब क्यों जरूरी था? क्योंकि सदियों का जख्म इतना गहरा था कि केवल कानून या नियम से नहीं, बल्कि एक ठोस व्यवस्था से ही इलाज हो सकता था। समाज का ऊपरी वर्ग हमेशा आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसके पास संसाधन थे, शिक्षा थी, अवसर थे। लेकिन निचले तबके का बच्चा, वह केवल खेतों में मजदूरी कर सकता था, चप्पल सिल सकता था, या मंदिर के बाहर झाड़ू लगा सकता था। उसका सपना इंजीनियर, डॉक्टर या नेता बनने का कभी पूरा नहीं हो सकता था। यहीं से बराबरी का सपना जन्म लेता है। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। इसके लिए क्रांति चाहिए थी, और वह क्रांति धीरे धीरे संतों, सुधारकों और समाज के कुछ जागरूक नेताओं ने शुरू की। अंग्रेजों के ज़माने में जनगणना हुई, तब पता चला देश का बड़ा हिस्सा जिसे अवसर ही नहीं मिला। शिक्षा में उनकी भागीदारी बहुत कम थी, सरकारी नौकरियों में तो नाम मात्र की थी। ये आंकड़े किसी को भी हिला देने वाले। कल्पना कीजिए, अगर घर में 5 बच्चे हों और 4 बच्चे को दूध मिले और 5वें को कभी ना मिले, तो क्या वह 5वां बच्चा कमज़ोर नहीं रह जाएगा? यही हाल समाज का था। एक हिस्सा हमेशा मजबूत रहा और एक हिस्सा हमेशा कमज़ोर। और भाई याद रखिए, जब तक कमज़ोर को मजबूत नहीं बनाया जाएगा, तब तक समाज मजबूत नहीं बन सकता। अगर एक पंख मजबूत हो और दूसरा टूटा हो तो चिड़िया उड़ नहीं सकती। यही तर्क था आरक्षण का बीज। कहानी यहीं से शुरू होती है, भेदभाव से बराबरी की ओर, अंधकार से उजाले की ओर। यह सफ़र बहुत लंबा था, और आने वाले सालों में इस सफ़र के नायक बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन उनकी कहानी, उनका संघर्ष, यह हम अगले हिस्से में सुनेंगे। भाइयों और बहनों, अब सोचिए, समय की घड़ी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में। भारत गुलाम था, लेकिन समाज की गुलामी उससे भी गहरी थी। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ शासन किया तो उन्होंने पहली बार जाति की गिनती शुरू की। जनगणना में पता चला भारत की बहुत बड़ी आबादी ऐसे वर्गों में बटी हुई है जिनके पास शिक्षा नहीं, नौकरी नहीं और अवसर तो नाम मात्र का है। अंग्रेज़ों की नीति फूट डालो राज करो थी, लेकिन एक सच यह भी था कि उनकी जनगणना ने पहली बार
देश के सामने आईना रख दिया। यह साफ दिखने लगा कि समाज का एक बड़ा तबका पिछड़ा हुआ है। इस दौरान एक शख्सियत उभर कर आती है, छत्रपति साहूजी महाराज। कोल्हापुर के इस प्रगतिशील राजा ने 1902 में एक आदेश दिया कि शिक्षा और नौकरी में पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सोच कर देखिए उस दौर में कितना बड़ा कदम था। जब बाकी राजा अपने महलों और शिकार में मस्त थे, साहूजी महाराज अपनी प्रजा के लिए बराबरी की नींव रख रही थी। लेकिन भाई, असली मोड़ आया 1932 में। इस साल की कहानी सुनिए। भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। एक तरफ महात्मा गांधी थे, अहिंसा के पुजारी। दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो समाज में दबे कुचले वर्गों की आवाज़ थे। ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा क्यों ना अल्पसंख्यकों और दलितों को अलग चुनाव अधिकार दे दिया जाए, यानी कि उनके लिए अलग मतदान सूची बने और वो अपने प्रतिनिधित्व खुद चुने। यह था कम्युनल अवार्ड। गांधी जी को लगा कि इससे हिंदू समाज और बढ़ जाएगा। वह अलग मतदाता सूची के खिलाफ थे, लेकिन अंबेडकर को लगा कि अगर दलितों को अलग अधिकार नहीं मिला, वो हमेशा दबे रहेंगे। यह टकराव इतना गंभीर हो गया कि गांधी जी ने यरोदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। उनकी जान पे बन आई। उधर अंबेडकर जी अपने समाज का हक छोड़ने को तैयार नहीं थे। पूरा देश सांस रोके देख रहा था क्या होगा अब। और यही हुआ इतिहास का मशहूर समझौता, पूना पैक्ट। गांधी और अंबेडकर आमने सामने बैठे थे। घंटों चर्चा हुई, बहस हुई, तर्क हुई। आखिरकार तय हुआ कि दलितों को अलग चुनाव नहीं मिलेगा, लेकिन आरक्षित सीट जरूर दी जाएगी। इस तरह दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। सोच कर देखिए यह पल कितना भावनात्मक रहा होगा। एक तरफ गांधी जी अपनी जान की बाजी लगा चुके थे, दूसरी तरफ अंबेडकर जी अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों ने समझौता किया और यही समझौता आजाद भारत के संविधान की नींव में जुड़ गया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका और बढ़ गई। वह जानते थे समाज की बराबरी दिलाने के लिए सिर्फ राजनीतिक सीटें काफी नहीं हैं, असली ताकत शिक्षा और नौकरी से आएगा। भाई, एक कहानी याद आती है। अंबेडकर जब छोटे थे स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता था। उनके बर्तन अलग रखे जाते थे और शिक्षक तक उन्हें छूने से कतराते थे। वही बच्चा बड़ा होकर लाखों दबे कुचलों का मसीहा बना और समाज को नया रास्ता दिखा दिया। पूना पैक्ट की गूंज पूरे भारत में फैल गई। यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि समाज के सबसे नीचे बैठे इंसान को भी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन भाई, यह तो बस शुरुआत थी। असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। आजादी का सूरज उगना था और उसके साथ ही संविधान लिखना था। और संविधान में अंबेडकर ने आरक्षण को सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि बराबरी का वादा बना दिया था। भाइयों और बहनों, अब सोचिए, साल है 1947 का। सदियों की गुलामी के बाद आजादी का सूरज उगा है। लाल किले के तिरंगे फहराया गया। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, खुशी के आंसू बहा रहे थे। लेकिन इस जश्न के बीच एक सवाल हर किसी के मन में था, अब भारत कैसा होगा? आजादी तो मिल गई, लेकिन क्या समाज की जंजीरें टूटी? नहीं, जाति अभी भी जकड़ी खड़ी है। मंदिर अभी भी बंद थे। कुएं का पानी अभी भी बटा हुआ था। एक तरफ देश आजाद था, दूसरी तरफ समाज गुलाम था। और इसी वक्त सामने आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितना बड़ा विरोधाभास। एक बच्चा जिसे स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिली थी, वही बच्चा आज संविधान की कुर्सी पर बैठकर पूरे देश का भविष्य लिख रहा था। कहानी की तरह सोचिए, संविधान सभा में विशाल हाल में बड़ी बड़ी मूंछों वाले नेता बैठे हैं। सफेद टोपी पहने हुए सदस्य चर्चा कर रहे हैं। बीच में बैठे हैं डॉक्टर अंबेडकर, गहरे रंग के कोट, गंभीर चेहरा और कलम हाथ में। वह हर लाइन लिखते हुए जानते हैं कि यह केवल कागज की स्याही नहीं, यह करोड़ों दबे कुचले लोगों की किस्मत है। संविधान में लिखा गया, भारत एक ऐसा देश होगा जहां सबको समानता का अधिकार होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर। लेकिन भाई, सवाल उठा, सदियों का अन्याय क्या सिर्फ लिख देने से मिट जाएगा? अगर हजारों साल से कोई दबाया गया है, तो क्या एक दिन में वह बराबर हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, नहीं, बराबरी तक पहुंचने के लिए विशेष प्रावधान चाहिए, आरक्षण चाहिए, ताकि जिनके पास शिक्षा और अवसर कभी नहीं था, उन्हें अब मौका मिले। और इस तरह संविधान प्रावधान हुआ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिलेगा। राजनीतिक
प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी विधानसभा और सांसद में उनके लिए सीटें सुरक्षित होंगी। ये कदम क्यों ज़रूरी था? सोचिए, अगर दौड़ में कुछ लोग 100 मीटर आगे से शुरू करते हैं और कुछ लोग 100 मीटर पीछे से, तो सबको बराबर मंजिल पर कैसे पहुंचाया जा सकता है? तब तक बराबरी नहीं होगी जब तक पीछे वाले को थोड़ा आगे लाकर खड़ा ना किया जाए। यही तर्क था आरक्षण का। संविधान सभा में बहस हुई। कुछ नेता ने कहा आरक्षण से तो समाज और बढ़ जाएगा, लेकिन अंबेडकर ने दृढ़ आवाज़ में कहा अगर हम समान अवसर नहीं देंगे तो समाज कभी जुड़ नहीं पाएगा। आरक्षण समाज को जोड़ने का तरीका है, बांटने का नहीं। भाई, यह सुनकर पूरा हाल सन में डूब गया। सबको लगा यह आदमी केवल शब्द नहीं बोल रहा है, बल्कि इतिहास की आवाज़ बोल रहा है। याद कीजिए, उसी समय एक और घटना हुई। बहुत से गांवों में जब दलित बच्चे स्कूल में दाखिल लेने लगे तो ऊंची जाति के लोग नाराज़ हो गए, लेकिन धीरे धीरे जब वही बच्चे पढ़कर अफसर बने तो गांव में पहली बार बराबरी का एहसास हुआ। कहानी यहीं से बदलनी शुरू होती है। वह बच्चा जिसे कभी दरवाजे के बाहर खड़ा रहना पड़ता था, उसी दफ्तर में कुर्सी पर बैठकर फैसले लेने लगा। यही था संविधान के आरक्षण का असर। लेकिन भाई, यह आरक्षण शुरू में केवल 10 साल के लिए था। अंबेडकर और संविधान ने सोचा था कि 10 साल बाद बराबरी आ जाएगी, लेकिन समाज का घाव इतना गहरा था कि 10 साल काफ़ी नहीं था। इसलिए हर 10 साल से इसे बढ़ाया गया और आज भी यह जारी है। अंबेडकर ने उस समय कहा था, हमने राजनीतिक लोकतंत्र तो पा लिया, लेकिन अगर सामाजिक लोकतंत्र नहीं लाए तो आज़ादी अधूरी रहेगी। यानी वोट डालने का हक सबको है, लेकिन अगर पेट खाली है, अगर शिक्षा नहीं है, अगर सम्मान नहीं है, तो आज़ादी का क्या मतलब? भाई, सोच कर देखिए, ये कितनी बड़ी सीख है। आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने से नहीं आती। आज़ादी तब आती है जब हर बच्चा स्कूल जा सके, हर युवा नौकरी पा सके, हर इंसान सम्मान से जी सके। संविधान ने यही सपना बोया, लेकिन आगे के सालों में ये सपना और बड़े तूफान से गुजरा, क्योंकि जब पिछड़े वर्ग ने अपना हक मांगा तो समाज का एक बड़ा हिस्सा इसके खिलाफ खड़ा हो गया। और यहीं से शुरू होती है मंडल कमीशन की कहानी, जिसे पूरे देश को हिला दिया। लेकिन ये अगली कड़ी में सुनेंगे।